11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है राधे कृष्ण और डेट ऑफ बर्थ वगैरह इन्होंने कहा है कि मत बताइएगा। पर ये जिनकी कुंडली है उनका जो पंचांग बना है वो भाद्रपद माह में जन्मा है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से अगर पंचांग आप देखते हो और अगर आपका जन्म भाद्रपद माह में हुआ है, इसका मतलब है कि व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। अगर उसके पास कोई समस्या होगी तो पेट से संबंधित समस्या हो सकती है या कई बार उसको वात जनित समस्याएं हो सकती हैं, गैस्ट्रिक पेशेंट हो सकता है। देखने में सुंदर होगा। दक्षिणायन में जन्मे होने के कारण व्यक्ति का प्रभाव मजबूत थोड़ा कम है, नहीं है, मजबूत नहीं है, मजबूत थोड़ा कम है। मतलब उसके जीवन में मशक्कत की स्थिति भी है और मेहनत भी करनी पड़ सकती है। ज्यादातर सामान्यतया उत्तरायण में जन्मे जो लोग होते हैं उनसे अगर तुलना करते हैं तो उत्तरायण में जन्मे होने के कारण शुभ ग्रह सारे अच्छे हो जाते हैं और पाप ग्रह जितने भी बनते हैं वो मजबूत हो जाते हैं दक्षिणायन में होने के कारण। ये बात आप लोगों को समझना होगा। शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि का इनका जन्म है। चंद्रमा जो होते हैं वो पापक हो जाते हैं। एक बात बता देता हूं, शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा पापक होंगे तो आपको हर तरीके से परेशानी में डालेंगे। आय अनियंत्रित हो, इन्होंने आगे सवाल पूछा है, क्या पूछा है कि आय बचती नहीं है या फिर धन जो है वो पैसे का आना जाना लगा रहता है, रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। तो आप जरा सोच के देखिए कि आपने ये सवाल पूछा और चंद्रमा के पापक ग्रह होने का यही प्रभाव होता है। तो इसका मतलब है कि हमें इसके लिए कोई अलग से एक्स्ट्रा उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी ही बात है, ये होगी ही होगी, आप इसको बदल नहीं सकते। शनिवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो है वो लक्ष्य ऊंचा बनाता है, मेहनत थोड़ा कम करता है, जिद्दी होता है, हठी होता है, दुराग्रही होता है और कानों का कच्चा होता है। दूसरों की बात पे तुरंत विश्वास कर लेता है और अपना नुकसान करता है। दिमाग लगा करके कई बार सोचता नहीं है और बाद में पश्चाताप करता रहता है। ये सारी चीजें मैंने निगेटिव बताई हैं, पर अच्छी क्या है, व्यक्ति के जीवन में स्थिरता से सारी चीजें मिलेंगी धीरे धीरे और जो भी चीजें प्राप्त होंगी वो रेगुलराइज नहीं होती हैं, वो कई बार रुक रुक सी जाती हैं लेकिन स्टेबल होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार अरबपति हो जाएंगे दूसरे दिन ही जो है वो सड़क पे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। शनिवार के जन्मे होने के कारण शुक्ल पक्ष में कई बार संतति जो होती है वो दूर रहती है, संतति प्रेमी होती है और संतति का व्यक्ति को लाभ भी मिलता है। शनिवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति के जीवन में चीजें देर से मिलती हैं और साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा आलसी होता है, कुंठा से ग्रसित होता है। मतलब वो चीजें उसके जीवन में जो इच्छा होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जो चीजें मिलनी चाहिए वो थोड़ी कम मिलती है। आगे बढ़ता हूं। जन्म कुंडली में ब्रह्म योग बहुत बढ़िया, भवकरण शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण राक्षसी प्रवृत्ति हो जाती है। कई बार व्यक्ति को ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट और मोह मात्सर्य ये चीजें होती हैं। साथ ही साथ व्यक्ति जो होता है वो भौतिकवादी होता है, भागता रहता है। राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति हो जाती है। कई बार राजा की भांति आराम से आलीशान रहना चाहता है, महंगा जीवन जीना चाहता है, मैटरलिस्टिक वर्ल्ड में जाना चाहता है और उसमें जो है वो व्यक्ति का जीवन निर्वाह होता है और वो सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ये तो आपका पंचांग था। तो पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या रही? पंचांग में सबसे अच्छी बात ये रही कि व्यक्ति का जन्म जो है वो वसंत ऋतु में हुआ है। ये एक अच्छी बात है। आप जरा गौर करिए तो आपकी कुंडली में जब आप कुंडली को देखते हैं तो 2 नंबर की कुंडली बनी है, मतलब व्यक्ति के पास धन है। यह है, इनके सवाल भी आगे पढ़ूंगा। सवाल पूछा है इन्होंने, व्यापार कैसा रहेगा? आपकी कुंडली के लिए सबसे पहले शनि को देखना होगा। शनि नीच के हैं, इस वजह से कभी कभी आप रेगुलर एक जैसे नहीं रहते। शनि जो है वो चीजों को रेगुलराइज करते हैं, या शनि जो है वो व्यक्ति को एक जैसा बना करके रखते हैं। मेंटेन करने वाले ग्रह सूर्य होते हैं, वो आपकी कुंडली में ठीक है क्योंकि स्वग्रही है और मंगल के साथ बैठे हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति को जन्म से कई बार दूरी और नजदीकी में नजदीक ही रहे तो ज्यादा बेहतर है, बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आपकी कुंडली के D10 चार्ट को देखते हैं तो सूर्य चंद्रमा का अमावस्या दोष और यहाँ के अधिपति शनि का गुरु के साथ बैठना मैं एक सामान्य देख रहा हूं। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं जो दूर से या विदेश से करना चाहते हैं तो वो आपकी कुंडली में 2023 के मार्च के बाद और टोटल तरीके से 2024 के अगस्त के बाद ठीक होगा विदेश वाला कारोबार। लेकिन जो अभी स्थिति देख रहा हूं उसके आधार पर शनि नीच के हैं, तो दशम स्थान के अधिपति विदेश भाव में जाकर के नीच के हुए हैं जिसपे केतु की दृष्टि है। इसका मतलब है कि केतु जो कि मंगलवत होते हैं, मंगल की राशि को देखेंगे और इनका नीच भंग मंगल ने करा है क्योंकि केतु शनि जो है वो मेष राशि में नीच के हुए और मेष राशि के अधिपति मंगल
और मेष राशि में उच्च के होते हैं सूर्य, ये दोनों केंद्र में आ गए। इस आधार पर शनि का डबल तरीके से नीच भंग होना और साथ ही साथ राहु का स्वग्रही होना, ये व्यक्ति के कारोबारी होने का और व्यक्ति के बहुत ही उच्चस्त और बलिष्ठ कारोबारी होने का संकेत देता है। दशम स्थान में राहु दिग्बली होते हैं। राहु की दशा व्यक्ति के लिए अच्छी जानी चाहिए। राहु जो है वो शतभिखा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं। लेकिन मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि राहु अगर केंद्र के और त्रिकोण के अधिपति के साथ संबंध बनाते हैं तो ये राजयोगों की भांति परिणाम देने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में राहु बैठा तो केंद्र में है, लेकिन उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट जो है वो डायरेक्टली जो है वो नीच का हो रहा है। अलग बात है कि वो नीच भंग में है, लेकिन सबसे पहले तो वो नीच का ही है। उसके बाद उसके ऊपर गुरु की दृष्टि, दशम भाव के अधिपति और दशम भाव पर गुरु की दृष्टि जाने से और चंद्रमा के छठे भाव में जाने से व्यक्ति के पास स्वास्थ्य की कमजोरी नहीं है, व्यक्ति के पास जो है वो धन की समस्या नहीं होगी, व्यक्ति सस्टेन करेगा। लेकिन शनि के नीच होने के कारण उसके व्यापार में कई बार बढ़ोतरी घटोतरी होती रहेगी। ये एक आम नेचर है जो कुंडली प्ले कर रही है। साथ ही साथ गुरु और शुक्र का एक साथ बैठना छठे भाव में और स्वग्रही शुक्र का बैठना जो कि जन्म कुंडली के लाभेश के साथ बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा। लाभ के अधिपति और जन्म कुंडली के अष्टम के अधिपति, वृषभ लग्न की कुंडली के लिए गुरु अच्छे नहीं होते। लाभ भाव के अधिपति का छठे भाव में जाना दरिद्र दोष पैदा करता है। खास करके ये स्थिति और भी तब हो जाती है जब स्वयं चंद्रमा भी छठे भाव में बैठे हों। साथ ही साथ ये स्थिति और भी तब हो जाती है जब शनि दशम स्थान के अधिपति होकर के नीच के बैठे हों। मतलब कर्म क्षेत्र पहले ही कमजोर रहा, चंद्रमा रेगुलेटरी सिस्टम के कारक होते हैं, वो पहले ही प्रतियोगिता कर रहे हैं। लाभ भाव के अधिपति और अष्टम के अधिपति विपरीत परिस्थिति का निर्माण ही खाली कर रहे हैं, उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव है नहीं। इस कारण से ये बात बनती, कुंडली को समझना चाहिए। और कुंडली को वास्तव में जब आप समझ जाएंगे तो आपकी सारी समस्याएं छूमंतर यूं ही हो जाएंगी। छोटा सा चॉकलेट दे दूंगा, आप ले लेंगे, वो आपको आराम से काम बन जाएगा। बुध पंचम भाव में, अब यहां पे इसको समझने की बारी है। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, इधर मैं देख रहा हूं तो आप उधर कहां देख रहे हो, मैं इधर देख रहा हूं और मुझे आपको देखना है, आपको मुझे देखना है कि बुध अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को कई बार गलत निर्णय लेने वाला बना देते हैं। साथ ही साथ बुध अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में अकेले बैठे हों और पंचम भाव के अधिपति स्वयं वो होते भी हों तो भी व्यक्ति को अपनी संतति से हमेशा ही संबंध को बेहतर बनाने का प्रेशर रहता है। ये तीसरी बात, इसका फलादेश ये हो सकता है कि वहां पे उत्तरा फाल्गुनी पे बैठे हैं जिसके अधिपति सूर्य यहाँ व्यक्ति को बुद्धिमान बना रहे हैं, चापलूस और चंचल और साथ ही साथ चपल बुद्धि का बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पे व्यक्ति के ऊपर ये बात का दबाव हमेशा रहेगा कि अपने से बड़ों का वो कितना आदर करता है, सत्कार करता है, साथ ही साथ उसके निर्णय कितने गलत सिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध अकेले बैठ करके व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देते हैं। तो आपके निर्णय कई बार बुध की दशा में हो या किसी भी स्थिति में, ये एक नेचुरल प्लानिंग होगी इसकी बुध की कि वो आपके निर्णय गलत कराए। आपको अपने निर्णय को जब भी कोई निर्णय लेना है तो निस्संदेह उसमें बड़ों की सहभागिता आवश्यक है। और निस्संदेह बिना पूछे अगर गलत निर्णय लेने का कारण यहाँ पे बुध ही बन रहे हैं। आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल का दशम स्थान को देखना व्यक्ति को सरकार से जुड़ करके, सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके, हार्डवेयर से जुड़ करके, मशीनरी से जुड़ करके, तकनीक से जुड़ करके और लकड़ियों से जुड़ करके, प्लाईवुड से जुड़ करके, कंस्ट्रक्शन से जुड़ करके, दवाइयों से जुड़ करके, कपड़ों से जुड़ करके, रत्न से जुड़ करके, आभूषण से जुड़ करके, कपड़ों से जुड़ करके, ये कई तरीके का काम करवा सकता है। बैंकिंग क्षेत्र में, उसके बाद आप जो है वो जो एजेंट, बीमा पॉलिसी आदि से संबंधित क्षेत्रों में आप जाकर के आराम से काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में ये चीजें बनती हैं। इन्होंने सवाल पूछा है अगला कि पैसे का आना जाना है कब ठहरेगा, हाल में पैसा नहीं रुकता। श्रीमान एक बात बताता हूं, ये मेरे पास भी नहीं टिकता है, और टिका किसके पास है? टिकता तो लेके जाते नहीं, छाती पे बांध के भागे हैं कोई आज तक जो छाती पे बांध के गए? नहीं ना, टिकता कहाँ है? और जिसके पास टिका है, तो मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील बनाया था, उसमें बात कही थी कि उस व्यक्ति के साथ कभी भी संभाषण ना करना जो पैसों का लालची हो और जो पैसों को दबा करके रखता हो, या फिर जो कंजूस हो। तो फिर आप कंजूस नहीं बन जाते, ऐसा नहीं करना। वो आ रहा है तो जाने दीजिए।
ध्यान हमारा सत्कर्म पे होना चाहिए और ध्यान हमारा बचाने पे नहीं, खर्च करने पे होना चाहिए। इस वजह से मैं यहाँ पे ये सवाल को डिनाई करूंगा और ये कहूंगा कि आपको प्रयास ये करना चाहिए कि पैसे बढ़ाए कैसे जाएं। खर्च की तो स्थिति है ही और बनी रहेगी। हाँ, पर ये बात जरूरी है कि आपकी कुंडली का व्यय कैसा है। जब आप व्यय भाव को देख रहे हैं तो नीच के शनि है, इसका मतलब है कि हमें उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। वस्तुतः उस पर 3 शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वो खराब नहीं है और व्यक्ति ऋण में भी नहीं रहेगा और ऋण का वो ऋणी भी कभी बनने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, पहले तो उसको दिक्कत हो सकती है, पहले तो उसके पास ये समस्या रहेगी कि हाँ मुझे जो है वो मैं ऋण में जा रहा हूँ, मुझे समस्या हो रही है, मेरा व्यय संतुलित नहीं है, मैं आय करता हूँ पर वो दिखता नहीं है, ये सारी चीजें होंगी। और अभी मैं समझता हूँ कि अभी आपकी कुंडली में इससे आप धीरे धीरे निपटने के कगार में हैं। जैसे ही आपकी कुंडली में सूर्य की दशा आ जाएगी वैसे। क्लियर है? आपकी कुंडली में ये इतनी बातें, इतना सवाल। उसके बाद अपना घर बनाने की सोच रहे हैं, कब तक बनेगा? देखिए, आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में स्वग्रही होना ये ठीक है, पर ये अलग बात है कि बुद्धि से आपको कमजोर कर रहा था, तो गलत निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति जो सूर्य बनते हैं वो वहीं बैठे हैं, 12वें के अधिपति के साथ बैठे हैं। इस वजह से देर हो रही होगी या दिक्कत हो रही है, मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे मंगल और सूर्य, अब गौर करिए तो यहां से पंचमस्त शनि बैठे हैं और यहाँ के अधिपति जो है वो वस्तुतः सूर्य यहीं बैठे हैं और उस पे राहु का प्रभाव है, इस पे शनि का प्रभाव नहीं है। लेकिन जन्म कुंडली में इस भाव से कहीं ना कहीं शनि का संबंध जरूर बन रहा है, क्योंकि जो इस भाव में ग्रह बैठा है वो स्वग्रही है, लेकिन उसकी उच्च की राशि जन्म कुंडली के 12वें भाव में बनी है और वहां से वो ग्रह सूर्य पंचमस्त बैठा है, जहां पे शनि नीच के ऑलरेडी बैठे हैं। जिस सूर्य ने आपकी कुंडली के शनि का नीच भंग किया है, इसका मतलब है कि चतुर्थ स्थान से मंगल का संबंध बना, बैठे हैं मित्र की राशि में मित्रवत होकर के। सूर्य का संबंध बना, ये बहुत अच्छी बात है, उस भाव के अधिपति हैं, तो व्यक्ति को थोड़ी बहुत मशक्कत भी करवाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, दूर भी ले जाएंगे, खींचातानी भी होगी, घर में कलह का वातावरण भी बनेगा, कई बार चीजें क्रूरता, उग्रता, व्यग्रता ये सब रहेंगी। लेकिन उस भाव से चूंकि शनि का भी संबंध बन रहा है, क्योंकि सूर्य और मंगल यहीं बैठे हैं ना, वो यहां थोड़ी बैठे हैं। अगर वो सूर्य और मंगल यहां बैठे होते या यहां बैठे होते या यहां बैठे होते या यहां बैठे होते तो भले संबंध न बनता, लेकिन डायरेक्ट यहां से संबंध बन रहा है, क्योंकि व्यक्ति ने सवाल ये पूछे हैं कि मेरा घर कब होगा, तो घर तो यही है ना, तो इस भाव से शनि का संबंध बनना जरूरी है और इस भाव के अधिपति यहीं बैठे हैं, मतलब देर से ही सही, लेकिन अब वो योग आ रहा है 2022 के 5वें से के बाद आप कभी भी प्रयास करिए, आपकी कुंडली में उसके योग बनेंगे। क्लियर है? साथ ही साथ अगर आप नवांश कुंडली में देखते हैं तो मंगल यहीं बैठे हैं, दिग्बल यहाँ पे इनका दिग्बल क्षेत्र है, ये उसे देख रहे हैं, सूर्य यहाँ बैठे हैं मंगल के साथ, मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं। और गौर करिए तो 12वें 11वें भाव में 12 नंबर की राशि बनी है जो यहाँ पे लग्न में, तो यहाँ पे लग्न में शुभ ग्रह की राशि शुक्र की राशि, यहाँ लग्न में शुभ ग्रह की राशि गुरु की राशि, यहाँ लग्न में गुरु की राशि शुक्र की शुभ ग्रह की राशि, ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ गुरु और शनि राहु का एक साथ आना और चतुर्थ को देखना, यानी कि नवांश कुंडली में शनि और मंगल दोनों का संबंध यहां बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति जरूर ही भवन का सुख भोग लेगा। ये स्थिति आपकी कुंडली में 24 में भी बन रही है, 30 में भी बन रही है और साथ ही साथ 24 में, 23 में, 22 के बाद तो आप आराम से कभी भी प्रयास कर सकते हैं, 5वें महीने के बाद। लेकिन ये स्थिति यहां तक। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, कोर्ट में एक ट्रेडमार्क का केस चल रहा है, वो कब पूरा होगा, जो कंपनसेशन आना है वो कितना आ सकता है। मैं एक बात बताता हूं, ट्रेडमार्क और ऐसी चीजें जो कि आप सवाल से पूछ रहे हो कि सरकार से मेरा नुकसान, वो इसलिए हुआ है क्योंकि राहु जो है यहाँ पे बैठे हैं, वस्तुतः वो स्वग्रही हैं और यहाँ के अधिपति नीच के हैं, इस वजह से उन्होंने क्षति कराई थी। साथ ही साथ एक बात और बता दूं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं तो वो आपके पक्ष में ही आना है, क्योंकि गुरु और शुक्र जैसे शुभ ग्रहों का यहाँ पे प्रभाव है, चंद्रमा और शुक्र यहीं बैठे हैं, साथ ही साथ शनि नीच के हैं। इस कारण से इस दशा काल में या राहु और शनि के कारण ये काम हुआ था, सूर्य का प्रभाव राहु से प्रभावित था, इस वजह से ये ऐसा काम हुआ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति कोई बनेगी तो आप इस झंझट से 2023 के मार्च के बाद ही निकलेंगे, अभी नहीं, अभी थोड़ी मशक्कत बाकी है, अब देख लेना। अगर बहुत बढ़िया बात रही तो आपकी कुंडली में अगर ये केस लंबा खींचा तो 2028 तक खींच सकता है, और नहीं तो फिर अगर इधर साफ होना होगा तो मैं समझता हूं कि 2023 के मार्च से पहले नहीं होगा, उसके बाद ही होगा।
ये बात क्लियर है। दूसरी बात अगर बता दूं तो आपकी कुंडली में मैं जो चीज और भी अगला सवाल आपने पूछा है कि बच्चों का, एक बेटा और एक बेटी का भविष्य कैसा है। आपकी कुंडली में पंचम भाव में बुध बैठे हैं, इस वजह से यह स्थिति मैं खराब नहीं देख रहा हूं। गुरु जो है वो जन्म कुंडली में निकटस्थ और पीछे मंगल सूर्य, यहाँ पे तीनों पापग्रह, यहाँ पे तीनों शुभ ग्रह। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे 50% का अच्छा और 50% का बुरा कहूंगा। हालांकि बुरा क्या कहूंगा, जब जन्म कुंडली के D7 चार्ट को मैं देख रहा हूं तो आपकी कुंडली में वहां पे उच्च के शनि की दृष्टि पड़ रही है जो कि नीच की पड़ेगी, और मंगल देख रहे हैं। 100% बहुत अच्छा कहूंगा यहाँ पे जाकर के। यहाँ पे तो थोड़ी कमजोरी स्थिति दिख रही है क्योंकि पीछे 3 पापग्रह, लेकिन स्वग्रही सूर्य बैठे हैं और यहाँ पे स्वग्रही शुक्र बैठे हैं। इस वजह से दोनों ही भावों में अपने अपने भाव के अधिपति बैठे हैं, तो इस भाव को कमजोर करेंगे क्योंकि यहाँ का अधिपति यहीं बैठा है। ये तीनों ही घर के अधिपति अपने अपने घरों में बैठे हैं, इस वजह से वो भाव बहुत ज्यादा प्रक्षालित नहीं होगा और कमजोर नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप यहां देखते हैं तो यहाँ के अधिपति भी इसे देख रहे हैं बुध के साथ, इसका मतलब है कि ये भी ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके पक्ष में ही निर्णय और समुचित निर्णय देने के प्रभाव में दिख रहे हैं ग्रह। इस वजह से संतान से कभी भी कष्ट की स्थिति नहीं है, उनका भविष्य कमजोर नहीं देख रहा हूं क्योंकि D7 चार्ट जो मैं देख रहा हूं, लग्न में ही गुरु सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा का प्रभाव है, मंगल सप्तम स्थान से केंद्र में और चतुर्थ स्थान से केंद्र में बैठे हैं, तो चीजें ठीक हैं। आपको वहां पे बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उनसे दूरी हो सकती है, हो सकता है वो दूर रहें, ऐसा संभव है। बस इतना आपका सवाल था, पर फिर भी मैं इस कुंडली को और भी बढ़ाना चाहता हूं। आप कुंडली में D10 को देखिए, खाली मतलब खाली। और आपने जो सवाल पूछा था जरा सोच के देखिए कि पैसे आते हैं पर बचते नहीं हैं, वो क्यों था? क्योंकि चंद्रमा यहां थे। वो क्यों था? क्योंकि शनि यहां थे नीच के। और वो क्यों था? आपकी कुंडली में आपका कर्म क्षेत्र बहुत अच्छा है, दशम स्थान का राहु बहुत अच्छा परिणाम करता है, पर वस्तुतः अगर वो कमजोर हो रहा है तो क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र के साथ बैठे हैं। ये नहीं चाहते कि मेरी स्थिति राहु और शुक्र के साथ हो, राहु की 9वीं दृष्टि और गुरु शुक्र के साथ छठे भाव में। इस वजह से व्यक्ति की माता का स्वास्थ्य कमजोर होता है। और व्यक्ति की कुंडली में एक ग्रह नीच का हुआ ना, जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक होता है। मतलब इस कुंडली के लिए जो आपकी कुंडली में बनती है बात, उसमें शनि सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं, वही ग्रह नीच का हुआ है। सेकेंडरी मैटर करता है कि आपकी कुंडली में वो नीच उनका भंग हुआ है, पर मैं तो पहले तो नीच ही देख रहा हूं। इस आधार पर आपको बजरंग बली की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। इस आधार पर आपकी कुंडली में सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। पीले पुष्प की माला, कनेर के पुष्प की माला सूर्य को अर्पित करिए, घी का दीपक उन्हें दिखाइए, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य ही करवानी चाहिए, अशोक का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हो सके तो पीपल का वृक्ष भी लगाना चाहिए। ये 2 चीज। उसके बाद आपकी कुंडली में मैं D10 चार्ट को और भी गहनता से समझना चाहता हूं। तो दशम स्थान, दशमांश कुंडली में लग्न और दशम के अधिपति गुरु बनते हैं, वो जिनका नीचभंग शनि ने किया है। इसका मतलब है कि लाभ है, हो सकता है कि आरंभ में थोड़ी सी मशक्कत बाकी हो। आप अगर सूर्य और चंद्रमा को देखते हैं तो 12वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं, जिसके अधिपति अगर शनि देखते हैं तो वो बैठे हैं यहाँ पे स्वग्रही होकर के। इसका मतलब है कि व्यक्ति बाहर से भी धन कमा सकता है और यश प्राप्त कर सकता है, पर हो सकता है कि मैंने जो डेट बताई है 2022-23 वाली, वहां तक आपको थोड़ी मशक्कत बाकी रहे, उसके बाद आपको लाभ मिल सकता है। क्लियर हो रही हैं चीजें? यहाँ पे चतुर्थ भाव के अधिपति का पीछे राहु के साथ जाना, जहां उच्च के राहु बैठे हैं, व्यक्ति काम में बड़ी मेहनत करा है, जीरो से शुरू किया है और बहुत जबरदस्त लाभ भी अर्जित किया है। साथ ही साथ उसका जो सोशल लाइफ है वहां पे भी मैं उसकी कमजोरी नहीं देख रहा हूं। दशम स्थान के अधिपति का जो है वो खराब नहीं है प्रभाव। शुक्र का केतु के साथ बैठना, व्यक्ति के जीवन में एक तरीके से उसने अनुभवों का अंबार अपने जीवन में इकट्ठा करा है, हर क्षेत्र का अनुभव किया है, इकट्ठा किया है, और वो अपने घर को, परिवार को एक समुचित ढंग से आगे, हालांकि उसके पास आकर्षित होने का भाव देख रहा हूं। वो व्यक्ति कई लोगों को पसंद करता है, कई लोग उसके जीवन में आ भी सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ये गलत बात होगी। ये आपकी कुंडली में स्थिति देख रहा हूं। नवांश कुंडली में गुरु राहु और शनि के साथ बैठे हैं, जहां पे आप अगर गौर करें तो 12वें के अधिपति हैं, और वो नवांश कुंडली में यहाँ पे नीच के थे, लेकिन यहाँ पे वो वर्गोत्तम लग्न की जो हैं वो 12वें के अधिपति होकर के दशम स्थान में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अगर चाहे तो बाहर से भी धन जरूर कमा सकता है, उसकी स्थिति है, लेकिन 23 के अप्रैल मार्च के बाद, 23 के मार्च के बाद
ये इतनी बात है। ये आपकी कुंडली, इस कुंडली में धन भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, अपने भाव से चतुर्थस्थ होना, इस भाव से तीसरे तीन तीन शुभ ग्रहों पापक ग्रहों का बैठना, ये सबसे अच्छी बात होगी। इस कुंडली से पंचमस्थ तीन तीन शुभ ग्रहों का बैठना, ये सबसे अच्छी बात होगी। इस कुंडली में दशम स्थान में राहु का बैठना, धन भाव को देखना, सबसे अच्छी बात होगी। इस कुंडली में तीसरे दशम स्थान पे मंगल, सूर्य और केतु का देखना, ये अच्छा होगा। राहु का यहाँ बैठना बहुत अच्छा होगा। खराब क्या है? शनि का नीच होना, बुध का अकेले बैठना, शुक्र का और गुरु का एक साथ यहाँ पे बैठना। इस कुंडली में जो लग्न बना है वो कृतिका नक्षत्र का बना है। कृतिका नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति देवगुरु बृहस्पति होते हैं और आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। इस वजह से गुरु की दशा अच्छी नहीं जाएगी। पर बाकी इस कुंडली में सूर्य की दशा और शुक्र की दशा अच्छी जा सकती है। इस कुंडली में ये दशाएं देख रहा हूं। अब आपकी कुंडली में षडबल में बात करता हूं तो मंगल बहुत अच्छे हैं, सूर्य बहुत अच्छे हैं, शुक्र और शनि आपकी कुंडली में अच्छे बनते देख रहे हो। एक बात और बताता हूं, आपकी कुंडली में अवस्था के हिसाब से सूर्य जिस अंश पे बैठे हैं उसके आधार पर 19 डिग्री वृद्ध होंगे। चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में जिस डिग्री पे बैठे हैं वो बैठे हैं कहाँ? जन्म कुंडली में 12 डिग्री के। अवस्था उनकी युवा की होगी। मंगल जो बैठे हैं वो 8 डिग्री के हैं, ये कुमार अवस्था के हैं। इसका मतलब है कि वो 50% का परिणाम करेंगे। चंद्रमा 100% और पूरा परिणाम देगा। इस वजह से आपको धन मिलता रहेगा। वो जहां का भी परिणाम करे, चाहे वो पराक्रम का करे। इस कुंडली में आप गौर करें तो पराक्रमेश चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते, पर फिर भी वो युवा अवस्था के हैं। इस वजह से अपनी दशा काल में कम से कम आपकी मेंटल स्टेबिलिटी की स्थिति बनती रहेगी। बुध इस कुंडली में द्वितीय और पंचम के अधिपति होते हैं, ठीक होंगे। सामान्यतः वो अकेले बैठे हैं तो किसी से उनका कोई लेना देना नहीं हो रहा है और उनको कोई देख भी नहीं रहा है, इस वजह से वो ठीक बैठे हैं। इस कुंडली में मंगल मारक होते हैं तो इनकी दशा काल में व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं तो इस कुंडली का सबसे जो कमजोर पक्ष हो रहा है वो भाग्येश और दशम भाव के अधिपति शनि का नीच भंग। मतलब ये कमजोर भी कहूंगा और ये अच्छी बात भी कहूंगा। ये अगर नीच नहीं होते तो और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी। गुरु इस कुंडली में अच्छे नहीं होते, इस कुंडली में अच्छे शनि होते हैं और बुध होते हैं। इस कुंडली में मंगल खराब होते हैं, सूर्य भी बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी इस कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा होता है। 5 तारीख अच्छा होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से दक्षिण दिशा अच्छी होगी और शुक्रवार का दिन अच्छा होगा। ये आपकी कुंडली के लिए अच्छी चीजें बनती हैं। आपकी कुंडली में गुरु जो बैठे हैं वो अवस्था में बैठे हैं 9 डिग्री के कुमार अवस्था के होंगे। बुध जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में बैठे हैं 2 डिग्री के मृत प्राय हैं। इसी वजह से तो बुद्धि कमजोर और कई बार संतति जो है वो डरती है, तो डरने वाली स्थिति में बच्चों को मत रखिएगा। ये स्थिति मैं देख रहा हूं, तो ऐसा मत हो, और ऐसा हालांकि ना हो तो ही ज्यादा बढ़िया बात है। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में जो बैठे हैं उसके आधार पर 5 डिग्री के बाल अवस्था के होंगे। इस वजह से कई बार जो होता है वो व्यक्ति बचा नहीं पाता है, मशक्कत होती है, लड़ता है सरकार से, उसके 2-4 बार क्लैश भी होंगे, ये काम होता है। पर मैं एक बात बता देता हूं कि व्यक्ति इस लेवल पे है कि उसकी पहचान अच्छी है, तो अगर वो चाहे तो अपने से बड़ों का, जो लोग उसकी सहायता के लिए हैं साथ में, उनका सहयोग अर्जित करे। जन्म कुंडली में शत्रुओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यही बात होती कि आपका कर्म क्षेत्र ठीक होता तो निसंदेह आप किसी से डरते नहीं, लेकिन समस्या ये है कि आपका कर्म क्षेत्र कमजोर हो रहा है। पर फिर भी आपके अंदर की बर्बरता आपको मजबूत बना सकती है। आप अपने आप को और भी ज्यादा खूंखार बना सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ बैठे हैं और कुंभ राशि के बैठे हैं। बहुत ज्यादा दार्शनिक बनने की आवश्यकता नहीं है। जिस लेवल पे जो जैसे बात करना चाहता है उससे उसी तरीके से निपटने का काम आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु और शुक्र बैठे हैं यहाँ पे। शुक्र स्वग्रही होकर के बैठे हैं गुरु के साथ। कर्म क्षेत्र में आप जरा गौर करें तो अष्टम स्थान के अधिपति विपरीत राजयोग और शुक्र भी यहीं बैठे हैं। 2-2, 3-3 तरीके का यहाँ पे प्रभाव बड़ा अच्छा बन रहा है। हाँ, तो ये एक अच्छी बात है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में सौर्य योग घटित हो रहा है। कैसे? दशम स्थान के अधिपति नीच के हैं जिसपे गुरु की दृष्टि जा रही है, और गौर करिए तो अष्टम स्थान के अधिपति ने जन्म कुंडली के दशम स्थान को देखा है, तो थोड़ी सी तो परेशानी रहेगी, लेकिन हाँ निस्संदेह ये कुछ अच्छाई भी होती है। तो ये स्थिति थी। मैं यहां तक था। ये तो आप अपनी कुंडली में और भी जरा निकटता से आपको समझाने का प्रयास करूं तो इस कुंडली का नवांश देखते हैं। बुध और चंद्रमा का यहाँ बैठना, व्यक्ति जो प्राप्त करना चाहता है वो निसंदेह उसे प्राप्त हो सकता है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं और यहाँ 11वें भाव के अधिपति शनि भी यहीं बैठे हैं। इसका मतलब है कि उसकी समस्त चीजें उसके कर्म पे टिकी हैं, और अगर आप काम नहीं करेंगे तो निसंदेह आपको फिर वही बात हो जाती है कि जब तक जीना है तब तक सीना है। ये काम आपको करना ही होगा। और एक बात और बता दूं तो दरअसल आपकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर हो भी नहीं सकती है, क्योंकि आपको ये मंजूर ही नहीं है कि आप बैठ करके खाएं, क्योंकि आप हमेशा ही पुरुषार्थ को लेकर के और अपने बल पे ही सारी चीजें, किसी दूसरे का दिमाग आपको कभी भी रास नहीं आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि राहु जो यहां बैठा है।
आप दरअसल सोचते रह जाएंगे, आपके आसपास के लोग, कि ये व्यक्ति कैसे इतना काम करता है। आपके आसपास के लोग सोचते रह जाएंगे कि ये व्यक्ति 25 साल तक, 30 साल तक कैसे इतना काम कर रहा है। पर वस्तुतः वो ये नहीं जानते कि आपकी कुंडली में राहु दशम स्थान में बैठा है और स्वग्रही होकर के बैठा है, अपने ही नक्षत्र में बैठा है। ये सबसे अच्छी बात है। इस कुंडली की नेगेटिव बात मैंने बताई, शनि, बुध, गुरु, ये 3 नेगेटिव चीजें। इस कुंडली में सबसे अच्छी और बात क्या हो सकती है? गुरु और चंद्रमा का। लेकिन एक बात और भी है, जब आप इसको और भी निकट से समझना चाहते हैं तो चंद्रमा का 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में जाना ठीक नहीं होता। लेकिन इन तीनों ही भावों में अगर हम गौर करें तो 8वें और 12वें सबसे दुष्ट प्राय हो जाते हैं। मतलब आपको यहां पे नहीं बैठना चाहिए चंद्रमा को। आपकी कुंडली में चंद्रमा या तो यहां ना बैठे या तो यहां ना बैठे। बाकी अगर यहां बैठा है तो चलेगा, मतलब वो ठीक है, लेकिन यहां नहीं, यहां नहीं और यहां नहीं, ये बुरा हो जाता है, ये ठीक नहीं होता। तो ये आपकी कुंडली है। मैं और भी अगर इसको और अगर एक्सप्लोर करूं तो इसको और समझाता हूं। आप जरा कुंडली को समझिएगा। मंगल यहां अष्टम भाव में बैठ करके अपनी उच्च की दृष्टि से यहां देख रहे हैं। जरा गौर करिएगा, यहां पे शनि ने गुरु का नीचभंग किया है और मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है। आर्किमिडीज हैं या पता नहीं कौन से वैज्ञानिक है जिनकी कुंडली में मैंने वो बात कही थी। एक वैज्ञानिक हैं जिनकी कुंडली मैंने कुछ दिन पहले देखी थी और उनकी कुंडली में मैंने खोजबीन और रिसर्च के बारे में बात करी थी। आइंस्टीन थे शायद, हाँ आइंस्टीन ही थे, जिनकी कुंडली में मंगल यही स्थिति बनी हुई थी जहां 12 भाग्य भाव के अधिपति अष्टम में आ रहे थे और अपनी उच्च की दृष्टि से लाभ को देख रहे थे। ये योग है अपने की कुंडली में। मतलब ये लग्न कुंडली में भले ना बना हो लेकिन दशमांश कुंडली में है। इसका मतलब है कि व्यक्ति का कर्म क्षेत्र खराब नहीं है। अपने आप को बूस्टअप करिए, बल दीजिए। इसको करने के लिए आपको गणेश जी के मंत्रों का जप, क्योंकि अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा चल रही है। अब कुछ उपाय मैं आपको भेजूंगा, वो जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।